पलटी मारते चले गए एक के बाद एक। वो अपने सरकार को बचाने के लिए, तो कभी कुर्सी को बचाने के लिए, तो कभी अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या क्या वादे उन्होंने नहीं कहे थे। ये भी अब समझ में आ गया कि राजनीति में वादों का कोई मायने नहीं है, हित के लिए वो काम करती है। मतलब कहती तो कि मुस्लिमों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। जो ज़मीन है, मान लीजिए कि जो ज़मीन उसका कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर जो ज़मीन ऐसा लगता है उसको कि इसे अपने वक्फ बोर्ड में शामिल कर देना चाहिए, इससे क्या होगा, मस्जिद बनेंगे, इससे क्या होगा, जो शमशान घाट उनके होते हैं, जो मकबरे बनते हैं, वो बनेंगे। % मुस्लिम कहीं नहीं छटकने वाले हैं। एक पासमानदा मुस्लिम हैं जिनके लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, और नीतीश कुमार के साथ वो पासमानदा मुस्लिम रहते हैं हमेशा। लेकिन उन पासमानदा मुस्लिमों के अलावा भी नीतीश कुमार को वोट चाहिए। 18% का वोट उनको दिख रहा है। अपनी पकड़ एक मजबूत बनाते भी हैं, काम भी करते हैं, न सिर्फ पूर्णिया में बल्कि पूर्णिया के अलावा किशनगंज में चले जाइए, कटिहार में चले जाइए, सुपौल में चले जाइए, अररिया में चले जाइए, वो पूरा क्षेत्र जो है ना, वो पप्पू यादव पकड़ रखते हैं। हम लोग गए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट है। पप्पू यादव को न सिर्फ मुस्लिम, वहाँ के यादव भी, चूँकि यादव पप्पू यादव तो हैं ही, यहाँ के और अन्य जातियाँ भी पप्पू यादव से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती हैं को लेकर के। जो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, विजय सिन्हा की हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि कांग्रेस तो हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल उसने किया है, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि मुसलमानों के हम बहुत बड़े हितैषी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात। हमारे सहयोगी के साथ मैं बैठी हूँ, तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले रातों रात कैसा लग रहा है आपको, इसके बारे में, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब रत्नेश और हम देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि रातों रात आपको कैसा लगता है। अगर रातों रात आपको अच्छा लगता है तो बेशक हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और अभी एक बार फिर से मैं ये बता दूं कि क्या बिहार की राजनीति में कोई उलटफेर होने वाला है? क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदलने वाली है? जो भी कुछ होगा इस पर हमारे सहयोगी रत्नेश बने हुए हैं, रत्नेश से बात करेंगे। रत्नेश, क्या हो रहा है बिहार में? सबसे पहले तो मोदी नीतीश में ही अब क्या हो रहा है, विवाद शुरू हो गया है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और इस संभावनाओं के खेल में कुछ भी हो सकता है। कभी भी किसी वक्त तख्ता पलट किया जा सकता है, कभी भी किसी वक्त सरकार बदल सकती है। जो इस वक्त मंत्री हैं, अचानक से वो उनका मंत्री पद छीन सकता है। जो उनका एक पावर है, वो पावर सीज किया जा सकता है। इसका उदाहरण हम लोगों ने, चूँकि देखिए, राजनीतिक पत्रकारिता करना और राजनीति पत्रकारिता में धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं अभी हम लोग सीख रहे हैं। और राजनीति सबसे ज़्यादा अगर सिखा कोई रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब तक जब से हम पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, जब से पत्रकारिता हमने करना शुरू किया है, तब से हम 3 बार नीतीश कुमार को पलटते हुए देख चुके हैं। तो ये एक पत्रकारिता के स्टूडेंट के लिए भी ये जो राजनीति हलचल मचा है, ये जो राजनीतिक गतिविधियां अचानक से घटती हैं, चाहे बिहार हो चाहे देश भर में हो, ये एक राजनीतिक पत्रकारिता को, जो छात्र हैं जो पत्रकारिता के, उनको विशेष रूप पे फोकस रखना पड़ता है कि अचानक से क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। एक है ना कि मतलब एक बना हुआ है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने बजे, ये 5W1H जो बना हुआ है, एक सूत्र है पत्रकारिता का। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि बिहार में तो ये लीगली अप्लाई होता है। बिल्कुल अप्लाई होता है। बिना इसके, मतलब बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी पत्रकारिता ये हो रहा है, जर्नलिज्म होता है, ये रूल अप्लाई होता है। और इसी के आधार पर पत्रकारिता हम करते हैं। ये रही हमारे पत्रकारिता की बात। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पाला बदला, एक के बाद एक वो पलटी मारते चले गए, एक के बाद एक। वो अपने सरकार को बचाने के लिए, तो कभी कुर्सी को बचाने के लिए, तो कभी अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या क्या वादे उन्होंने नहीं कहे थे। ये भी अब समझ में आ गया कि राजनीति में वादों का कोई मायने नहीं है। वादे टूट जाते हैं, वादे किए जाते हैं सिर्फ जनता को लुभाने के लिए। नरेंद्र मोदी तक अपने वादों को उन्होंने जुमला बता दिया। नीतीश कुमार तो खैर वादा तोड़ने में माहिर हैं। मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है, उधर जाना कबूल नहीं है। इसके अलावा कई बयान, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये सारे बयान अब उनके मीम बनते हैं, अब मीम बनते हैं।
जो होता है ना कि मतलब अगर थोड़ा सा निजी जीवन में अगर आप जाएं तो एक किसी से अगर आप प्रेम करते हैं उनसे ब्रेकअप का एक चलता है, तो ये मीम उनके तरफ खूब ट्विटर पे वायरल होता है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इस वक्त हो रहा है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन की एक सरकार देश भर में चल रही है, और इस सरकार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश और अगर मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू नहीं रहे तो सरकार, जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि बैसाखी पर है, एक कृत्रिम पैर भी अगर आप लगा लेंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप धीरे धीरे चलेंगे, रेंगते हुए चलेंगे। अब रेंगते हैं तो क्या वो रेस पार कर पाएंगे जो कभी कछुआ और खरगोश वाली रेस हुआ करती थी, क्योंकि वो उसकी कहानी कुछ और है और ये राजनीतिक कहानी कुछ और है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और देश भर की राजनीति में होता है। नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से संशय इसलिए उत्पन्न हो गया है कि आपने देखा वक्फ बोर्ड जो एक नियम है, जो एक कानून है, जो एक संगठन बना हुआ है, बिल है वक्फ बोर्ड। पहले वक्फ बोर्ड के बारे में आप जान लीजिए कि जिस तरीके से मुस्लिमों के हित के लिए वो काम करती है, मतलब कहती तो कि मुस्लिमों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। जो ज़मीन है, मान लीजिए कि जो ज़मीन उसका कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर जो ज़मीन ऐसा लगता है उसको कि इसे अपने वक्फ बोर्ड में शामिल कर देना चाहिए, इससे क्या होगा, मस्जिद बनेंगे, इससे क्या होगा, जो शमशान घाट उनके होते हैं, जो मकबरे बनते हैं वो बनेंगे, तो उसकी घेराबंदी कर दी जाएगी। या फिर कहा तो ये भी जाता है उनके तरफ से कि जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको ज़मीन मुहैया कराई जाती है, या फिर जो मदरसे की बातचीत होती है वो मदरसे में ज़मीन दी जाती है। लेकिन इसकी सच्चाई कहाँ तक है, ये भी इसमें एक देखा गया है कि कुछ दबंग तबके के लोग उसमें हैं। वो ज़मीन अगर किसी लोग की होती है, कोई लोग उस पर अपना, तो वो भी ज़मीन वो ले लेते हैं। बिल्कुल, जैसे बेवा हो गए, जो मुस्लिमों में जिनके पति नहीं है, उनका देहांत हो गया है, अगर उनके पास कागजात ढंग के नहीं है ज़मीन के, तो वो ज़मीन को भी ले लिया जाता है अपने अंदर में। क्या, तो इस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि मतलब मुस्लिम समाज भी इससे काफ़ी प्रताड़ित रहता है। अब इसमें नियम संशोधन किया गया है, तो इसमें नियम संशोधन में ये किया गया कि गैर मुस्लिम जो व्यक्ति हैं वो भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। अब इनके ज़मीन को मान लीजिए निकलवाना है वहाँ से, तो इन ज़मीन को निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये मामला जा सकता है। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कहा कि अरे भाई, जब आपके मंदिर मस्जिद मठ जो है उसमें एक संघ बना हुआ है, उसमें कांग्रेस के विधायक के बयान थे, जब गैर हिंदू नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे गैर मुस्लिम को भेज सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब विवाद का कारण बना। और इसमें आपने देखा नीतीश कुमार की चुप्पी थी, नीतीश कुमार काफ़ी चुप थे, चंद्रबाबू नायडू काफ़ी चुप थे। इनके चुप्पी की वजह है बिहार में 18% मुस्लिम, जिनके वोट बैंक पर लालू प्रसाद यादव ने अधिकार जमाया है। लालू प्रसाद यादव को लगता है कि 18% मुस्लिम कहीं नहीं छटकने वाले हैं। एक पासमानदा मुस्लिम हैं जिनके लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, और नीतीश कुमार के साथ वो पासमानदा मुस्लिम रहते हैं हमेशा। लेकिन उन पासमानदा मुस्लिमों के अलावा भी नीतीश कुमार को वोट चाहिए, 18% का वोट उनको दिख रहा है। और इस वजह से मुस्लिमों के हित के लिए आपने देखा नीतीश कुमार ने मुंह तक नहीं खोला, कि विरोध तक उन्होंने नहीं किया। हालांकि ललन सिंह ने किया है विरोध। ललन सिंह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनपे वो नरेंद्र मोदी के हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी के हो चुके हैं, केंद्र में मंत्री बन चुके हैं वो, तो उनको भाई उनको मंत्री पद भी अपना बचा कर रखना है। जिस मंत्री पद के लिए आरसीपी सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, ये कहीं ना कहीं उनको बचा कर रखना है। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार इस पे काफ़ी चुप थे, काफ़ी उनकी चुप्पी बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इसके अलावा अगर देखा जाए चंद्रबाबू नायडू, वो भी काफ़ी चुप थे, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा, उनकी भी सरकार अभी चलानी है, आगे और भी सरकार उनको बढ़ानी है। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बीच की जो मतलब खींचातानी है, लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं इस वक्फ बोर्ड के नियम बिल को लेकर दिख रहा है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अभी इस वक्त सरकार में हैं, लेकिन ये अपना पावर नीतीश कुमार बार बार दिखाते रहेंगे। अगर ऐसा कोई नियम कानून आता है तो वो नीतीश कुमार बार बार मतलब आगे सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसे हाथ मुड़ मुड़ के कि खड़े हैं अभी हम, दरवाजा खुला, हाँ दरवाजा खुला, मतलब ये चीज़ नहीं है, मतलब अपना पावर दिखाएंगे, हर बात मनवाना चाहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मनमुटाव है इस बिल को लेकर के। हालांकि जेपीसी को ये बिल गया है और देखते हैं इसमें क्या कुछ मामला निकल के आता है, लेकिन ये मामला अभी ना कहीं बिहार एनडीए में
विवाद मनमुटाव इसको इस बिल को लेकर के शुरू हो चुका है। रत्नेश, अगला प्रश्न मेरा इसी से मिलकर बट रहा है, जिस तरीके से ललन सिंह ने इसका समर्थन किया चिल्ला चिल्ला के, क्या जदयू उनसे नाराज हो गई? बिल्कुल नाराज हो गई। वही मैं बात कहूँगा कि 18% मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार के पास आना चाहिए किसी भी कीमत पर। मुसलमान नीतीश कुमार, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए गठबंधन में किस चीज़ की कमी है? एनडीए गठबंधन में कि यादव समाज के वोट बैंक की बड़ी कमी रहती है। दूसरा, मुस्लिम समाज के वोट बैंक की बड़ी कमी रहती है। यादव लालू प्रसाद यादव से टूटते नहीं हैं। कुछ यादव को तोड़ने की कोशिश भी की गई। आपने देखा कि पिछले साल का ही बात है, जब गोवर्धन पूजा था तो पटना के बापू सभागार में एक बड़ी एक योजना के तहत एक बुलाई गई थी यादवों का महासम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय के अलावा कई यादव चेहरे, यादव के अलावा अन्य जातियों के भी नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर से थे। लेकिन यादवों को बुलाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव में चाहती थी कि बड़ी सेंधमारी हो जाए। लेकिन यादव के वोट बैंक पर लालू प्रसाद यादव की पकड़ मजबूत रही है शुरू से। और आपने देखा ना, कई बार लालू प्रसाद यादव कहते हैं यादव कभी टूटे वाला हूँ, यादव टूटता नहीं है। कंफर्म गारंटी है कि यादव नहीं टूटेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि चूंकि पप्पू यादव आ गए, पप्पू यादव के अलावा आपने देखा हेना साहब एक बड़ी फैक्टर बन गई। हेना साहब ने भी कई यादव को अपने तरफ खींच लिया है। तो इससे लालू प्रसाद यादव डरे हुए हैं और यही मौका का फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की तैयारी में नीतीश कुमार है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो यादव का वोट बैंक, मुसलमानों का एक वोट बैंक, मुसलमान नाराज हैं इस वक्त पप्पू यादव के साथ। कई मुसलमान सीमांचल के क्षेत्रों में पप्पू यादव के समर्थन में हैं। भले ही अब हम लोग पूरा चुनाव घूम रहे थे सीमांचल के क्षेत्रों में इसी चीज़ को जानने के लिए कि क्यों मुसलमान क्या लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। तो पप्पू यादव भले ही पूर्णिया से लड़ रहे हों, लेकिन सीमांचल के क्षेत्रों में अगर किशनगंज, कटिहार, सुपौल, अररिया, ये इन तमाम क्षेत्रों में अगर आप घूमेंगे ना, जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, तो मुसलमान पप्पू यादव से बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव ही अब चूंकि वो तो इमोशनल डैमेज भी कर रहे थे ना, क्यों नहीं करेंगे? लालू प्रसाद यादव ने उनको क्या दिया? वो तो गए थे मांगने के लिए, टिकट दे दीजिए हमको, नहीं दिया। बीमा भारती को उन्होंने दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव की वजह से, देखिए पप्पू यादव उन क्षेत्रों में अपनी पकड़ एक मजबूत बनाते भी हैं, काम भी करते हैं, न सिर्फ पूर्णिया में बल्कि पूर्णिया के अलावा किशनगंज में चले जाइए, कटिहार में चले जाइए, सुपौल में चले जाइए, अररिया में चले जाइए, वो पूरा क्षेत्र जो है ना वो पप्पू यादव पकड़ रखते हैं। हम लोग गए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट है। पप्पू यादव को न सिर्फ मुस्लिम, वहाँ के यादव भी, चूंकि यादव पप्पू यादव तो हैं ही, यहाँ के और अन्य जातियाँ भी पप्पू यादव से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती हैं। तो इस पकड़ की वजह से लालू प्रसाद यादव डरे हुए हैं और नीतीश कुमार इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड के नियम पर कुछ बोलते नहीं। 18% की वोट नीतीश कुमार को दिख रहा है और इस वजह से ललन सिंह जो बोल रहे हैं, ललन सिंह ने क्या मुसलमानों के कहीं ना कहीं, जिसे भारतीय जनता पार्टी इस नियम को ला करके मुसलमानों के हितैषी बनना चाह रही है कि गरीब तबके के जो मुसलमान हैं वो क्या होंगे, उनको एक बड़ी राहत होगी, ज़मीन उनको मिलेगा, हर चीज़ को राहत उनको मिल जाएगा। तो वो दर्शाना चाहती है कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो मुसलमान हैं उनके नाराज़गी हो जाए ना हो जाए, इस वजह से ललन सिंह बोले, वो अच्छा किए बोल करके। अंदर अंदर ये बात सब लोगों को कहे कि ललन सिंह ने अच्छा नहीं किया बोल करके। चाहे विजय चौधरी के आप बयान को उठाकर देखिए या फिर जदयू के तमाम जो नेता मंत्री उनके बयानों को आप उठा कर देखिए, अंदर अंदर एक नाराजगी है कि क्यों इन्होंने इतना ज्यादा क्यों बोल दिया। ललन सिंह ने अपने भी तो सेल्फिशनेस के लिए बोला है, क्योंकि हो तो गए हैं वो मोदी के। उन पे आरोप लग रहा है कि वो मोदी के हो गए हैं, उनके पास सांसद हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि उनके सांसद के वो जदयू के सांसदों को अपने तरफ खींच ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ये आरोप है। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सामंजस्यता अच्छी है, मंत्री बने हैं, मंत्री की कुर्सी भी बचानी है। कौन स्टैंड लेगा एनडीए गठबंधन की तरफ से? बाबा ने एक बात कल मुझे समझाया था कि आप तो देख रहे होंगे ना, सदन के अंदर सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है? घटक दल के लोग बोले जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है बोले में। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत एग्रेशन के साथ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार को डर है कि कहीं ज्यादा एग्रेसिव है, विपक्ष मजबूत विपक्ष मिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक डर है, ललन सिंह को खड़ा किया जा रहा है बोलने के लिए। ललन सिंह की इस बोली से नीतीश कुमार से थोड़ी सी नाराजगी तो है कि मुसलमानों के
खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए, मुसलमानों के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। एक वक्फ बोर्ड के साथ तो वोट बैंक जुड़ा हुआ है ना, उस वोट बैंक पे अगर सेंधमारी हो जाएगी, नीतीश से नाराज हो जाएंगे तो नीतीश कुमार डैमेज तो हो सकते हैं ना विधानसभा में। इस वजह से उनमें नाराजगी कहीं ना कहीं है जी। अच्छा, रत्नेश, डिप्टी सीएम ने भी कुछ विरोध कर दिया है ललन सिंह को लेकर। नहीं, ललन सिंह को लेकर के उन्होंने विरोध नहीं किया है। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, विजय सिन्हा की हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि कांग्रेस तो हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल उसने किया है, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि मुसलमानों के हम बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन वो मुसलमानों के हितैषी हैं नहीं, सिर्फ दिखावे की राजनीति वो करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार, उस पर वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोलना चाहिए। जिस तरीके से सलमान खुर्शीद बयान दे दिए कि हिंदुओं, भारत के हिंदुओं पर भी ऐसा हो जाएगा, तो उस पर भी कहीं ना कहीं वो बयान दे रहे थे कि इस तरीके की ओछी मानसिकता के नेता कांग्रेस में बैठे हुए हैं, नहीं चाहते हैं कि हिंदू कहीं पर भी मतलब अच्छे से रहें। तो भारतीय जनता पार्टी इसका करारा जवाब देगी और उन्होंने समर्थन किया है, ललन सिंह का समर्थन किया है, उन्होंने बाकी जो लोग उनके वक्फ बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं उनका समर्थन उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि जदयू और बीजेपी में, मोदी का बिल्कुल जदयू बीजेपी में इस बात को लेकर थोड़ी सी तानातानी तो मची हुई है जी। अच्छा रत्नेश, इसके बाद क्या हो गया है? नीतीश बैठक बुला रहे हैं, फिर कुछ खेला? नहीं, देखिए इसमें खेला की बात नहीं है। सरकार अब बहुत मजबूती के साथ पूरे देश भर में, बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार समीक्षा बैठक तो करेंगे ना, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। इसके अलावा नीतीश बिहार के अच्छे कामों के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने जो अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, राजधानी पटना में हो अटल पथ बनवाना हो या फिर मरीन ड्राइव बनवाना हो या फिर पटना को जिस तरीके से उन्होंने डेवलप करने का काम किया। आप देखेंगे कि जैसे आप अशोक राजपथ से इधर PMCH की तरफ बढ़ेंगे तो डबल डेकर रोड बन रहा है। पटना मेट्रो में नीतीश कुमार ने जो सक्रियता दिखाई है, कई बिल्डिंग्स टूट गए, कई सरकारी दफ्तर टूट गए। नीतीश कुमार ने इतना पटना मेट्रो के लिए इतना सब कुछ किया। मेट्रो बन जाने से सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में बाढ़ को कैसे निपटा जाए, राजधानी पटना में नहीं पूरे बिहार में जिस तरीके से नदियां उफान पे आ गई हैं, नदियां उफान पे जा रही हैं। आपने देखा कल नीतीश कुमार सुबह सवेरे निकल गए थे जायजा करने के लिए कि पटना का जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ चुका है। NIT घाट पर तमाम जगहों पर जो गंगा आरती होती है वो बंद हो चुका है। अब पटना में ये देखिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पटना में कई बार बाढ़ आता है, लेकिन इस बार का उफान थोड़ा ज्यादा है। नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि मान लीजिए कि उधर का क्षेत्र जो गंगा से सटे हुए जो क्षेत्र हैं अगर वो डूबते हैं तो कैसे बचाव किया जाएगा। जिलाधिकारी भी मौजूद थे वहां पर। तो नीतीश कुमार इसके लिए बहुत मतलब सक्रिय रहते हैं कि बिहार की जनता को कोई दिक्कत ना हो या फिर बिहार की जनता के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने सक्रियता दिखाई है। कल आपात बैठक बुलाया है, आपदा विभाग के साथ उन्होंने बैठक बुलाई और जल्द से जल्द बिहार में बाढ़ को निपटाने की तैयारी है। कैसे निपटा जा सकता है, कैसे जलस्तर बढ़ रहा है तो सुविधाएं दी जा सकती हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर अपने रत्नेश से चर्चा की, किस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, उथल पुथल के साथ क्या कुछ तमाम दलों के बयानबाजी भी आ रहे हैं। फिलहाल रातों रात में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।